अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं बहुत खुश था। खुशी की बात ही थी। मुझे न सिर्फ अपार्टमेंट मिल गया था बल्कि मेरी तवक्को से बढ़कर अच्छा अपार्टमेंट मिला था। मैं मुसलसल कई महीनों से इस सिलसिले में परेशान था। लंदन आने के बाद नौकरी तो मिल गई थी मगर रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था। जिस दफ्तर में मुलाजमत मिली थी वहीं एक साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारे कुछ पाकिस्तानी नौजवान एक अपार्टमेंट में रहते हैं, मैं उनका पता तुम्हें देता हूँ, वहाँ जाओ, उनसे बात करो, शायद वो तुम्हें भी अपने साथ रख ले। मैं उनका पता लेकर उनके अपार्टमेंट में गया, उनको अपना मसला बताया तो वो बोले, चले आओ, मिलजुल कर रह लेंगे, जो रकम तुम्हारे हिसाब में आए बस वो दे देना। मैं अपना मुख्तसर सामान लेकर उनके पास चला गया। छत तो मिल गई थी और उसके नीचे रहने वाले भी, क्योंकि सब हम वतन थे, लेकिन मुख्तलिफ तबीयत और मुख्तलिफ मूड मिजाज के लोग थे। एक हफ्ते के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मेरा गुजारा इनके साथ होना मुश्किल है। उनमें कुछ लड़के तो यहाँ आकर बिल्कुल उनके रंग में रंग गए थे। वो अपने काम धंधों से लौटते तो उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स होती, जिनके साथ वो पीते पिलाते और धमा चौकड़ी मचाते। उनमें से एक लड़के को गाने का शौक था। वो आधी रात तक अपनी बेसुरी आवाज़ में गला फाड़ फाड़ कर गाता रहता। एक साहब अपने इश्क की नाकामी पर और अपनी साबिका महबूबा की बेवफाई पर अक्सर रोना धोना मचाकर बैठ जाते। ये सिलसिला शुरू होता तो कई साथियों ने चुप कराने में लग जाते, उन्हें दम दिलासा देते और कहते, अरे यार, अच्छा हुआ, तुम्हारी महबूबा अगर तुमसे बेवफाई नहीं करती तो तुम एक इंतहाई पेंडू किस्म के दामाद बन जाते, और अगर ऐसा ना होता तो तुम यहाँ बरतानिया तक कैसे पहुँचते। यहाँ महबूबाओं की कोई कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलती हैं। ऐसे वक्त में अगर किसी की गर्लफ्रेंड मौजूद होती तो वो अपनी दोस्त से कहता, इसे कमरे में ले जाकर इसका गम गलत कर दो। और ऐसी ही वाहियात हरकतें यहाँ होती रहती थी। शोर शराबे और धमा चौकड़ी में मुझ जैसा शख्स वहाँ किस तरह रह सकता था। इसलिए मैं अपने लिए कोई सेपरेट रहायशगाह तलाश करने लगा। अपार्टमेंट तो बहुत मिले थे मगर उनके किराए मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा थे। कुछ हमदर्दों ने मशवरा दिया कि तुम भी अपने साथ एक दो बंदों को रख लो, किराए का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मगर मैं मजीद कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। मुझे पुरसुकून घर चाहिए था और उसके लिए मेरा तन्हा रहना बेहद ज़रूरी था। मैं दफ्तर में दिन भर सख्त जहनी मेहनत करता, इसलिए घर वापस आकर मुझे जहनी सुकून की शदीद ज़रूरत होती थी। बहरहाल मैं इस सिलसिले में फिरता रहा कि आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी हो ही जाएगी। मैंने बहुत से लोगों के सिलसिले में कह रखा था कि कोई मुनासिब अपार्टमेंट मिले तो मुझे बताना। और फिर कई महीनों के बाद मिस मैरी ने मुझे एक दिन कहा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट दिलवा सकती हूँ, बशर्ते ये कि तुम। इतना कहकर वो रुक गई थी। मैंने बड़ी बेताबी से कहा, जल्दी से शर्त बताओ, क्या तुम उसका मुआवजा लेना चाहती हो? जाहिर है जब तुम अपार्टमेंट देखोगे और उसका उसकी हैसियत से बहुत कम किराए के बारे में सुनोगे तो क्या? मैंने फिर बेचैनी कैफियत में पूछा, तो इनाम के तौर पर मुझे खुश तो करोगे ना? अरे भाई, मैं कोई प्रिंस नहीं कि तुमको कोई बड़ा इनाम दे सकूंगा। तुम रकम बताओ कितनी लोगी? पहले तुम अपार्टमेंट देख लो, अगर तुम्हें पसंद आएगा तब बताऊंगी। और फिर अगले ही रोज़ मिस मैरी ने वो अपार्टमेंट दिखाया। अपार्टमेंट छोटा सा था मगर वेल फर्निश्ड था। पहले तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैं उदास हो गया। क्या हुआ, तुम इस कदर बुझ क्यों गए? बात ही ऐसी है, इतना अच्छा और वेल फर्निश्ड, कम से कम भी इसका किराया होगा तब भी मैं भला कैसे अदा कर सकूंगा? मिस मैरी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सी हंसी की बात कह दी है और वो हंस रही है, मगर मैंने ये बात उससे कही नहीं। उसने ज़रा देर बाद मुझे घर की चाबियां थमाते हुए कहा, तुम चाहो तो आज और इसी वक्त से इसमें रहना शुरू कर दो। अरे वाह, मैं इस तरह कैसे रहना शुरू कर दूं? तुमने तो किराए के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ए मिस्टर, चाबी देने का मतलब यह है कि हमें किराए से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं। मतलब यह है कि यह मेरी आंटी का अपार्टमेंट है। उन्हें किराए से इतना मतलब नहीं जितना उन्हें ऐसे किराएदार से गर्ज है जो काबिल एतमाद हो और इस अपार्टमेंट के सामान की हिफाजत कर सके। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया था। वो कहने लगी, अगर वो एतमाद का आदमी है तो उसे दे दो और जो किराया वो आसानी से दे सके वही लेना, और अगर वो किराया देने के काबिल ना हो तब भी दे दो, बशर्ते ये कि उसकी ज़ात से मेरा कोई नुकसान ना हो। मारे खुशी के मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बताओ मैं तुम्हें इनाम में क्या मुआवजा दूँ? वो फिर मुस्कुराई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कोई स्टर्लिंग पाउंड में मुआवजा नहीं लूँगी। फिर क्या लोगी? कभी कभी मैं तुम्हारे पास आकर अपना इनाम वसूल कर लूँगी। इस तरह की बातें यहाँ यूरोप में लड़कियाँ बेधड़क कहती हैं। यहाँ ऐसी बातें मायूब नहीं समझी जाती।
پھر یہاں تم کب سے رہائش کر رہے ہو؟ آج سے تو نہیں، کل اپنا مختصر سامان لے کر آ جاؤں گا۔ آج یہاں سامان لے کر آتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دفتر سے یہ علاقہ خاصے فاصلے پر ہے، قدرے ویران علاقہ مگر بڑا پرسکون ہے، جو میرے جیسے آدمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مکان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ میں اس طرح بالکل محفوظ رہوں گا۔ مجھے جس سکون کی ضرورت تھی وہ مجھے یہاں ملے گا، دوست احباب نہیں آئیں گے، تو میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، میں ڈسٹرب نہیں ہوا کروں گا، مجھے مکمل ذہنی طور پر سکون نصیب ہوگا۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ میں گھر کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے میں نے گھر کی ساری بتیاں جلا دی۔ پورا اپارٹمنٹ ایسا صاف ستھرا اور سجایا تھا جیسے اس میں کوئی رہتا ہو۔ اس میں 2 بیڈ رومز تھے، جن میں سے ایک کا انتخاب میں نے کل ہی کر لیا تھا کہ میں اس میں رہوں گا۔ اپنا مختصر سا سامان باندھ کر میں باتھ روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے فریش ہو کر نکلا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں آنے کی مجھ کو ایسی جلدی تھی کہ آتے وقت میں نے رات کا کھانا کھایا نہ اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو رات بھر بھوکا رہوں یا پھر مجھے باہر جا کر کھانا پڑے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں گھوم پھر کر دیکھ لینا چاہیے۔ کل مس میری کے ساتھ دیکھا تو تھا مگر گہری نگاہ سے اور اطمینان سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر دوسرے بیڈ روم میں گیا تو یوں لگا جیسے اس کے بستر پر کوئی سویا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک جس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں ذرا گھبرا گیا، اس وقت یہاں اس طرح کون موجود ہے؟ میں جب آیا تھا تو اس کمرے کی طرح یہ بھی بالکل خالی تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہیں مس میری آ کر اچانک مجھے سرپرائز تو نہیں دینا چاہتی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور بستر کے قریب جا کر اچانک سر کی طرف سے چادر کھینچ لی۔ اب جو بستر پر میری نظر پڑی تو میری چیخ نکل پڑی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ہڈیوں کا پنجر توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بستر پر ایک لاش موجود تھی، ایسی لاش جو بہت دنوں کی پرانی معلوم ہو رہی تھی، جیسے پڑے پڑے سوکھ گئی ہو۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تو تھی مگر ہڈیوں پر ابھی تک سوکھا ہوا گوشت اور چمڑی موجود تھی۔ میں چیخ کر بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ کیا ہے؟ کیوں اس سے بھاگے جا رہے ہو؟ اور یہ چیخ کس کی تھی؟ ایک ساتھ اتنے سوال کرنے والے کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی۔ اس کے جسم پر ایپرن سا نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا تھا۔ میں آپ کی باورچن۔ میری باورچن؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے تو کسی حیران نہ ہو، مس میری نے مجھے گھر کی نگرانی اور آپ کے لیے کھانا پکانے کے علاوہ دیگر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اوہ، کہہ کر میں نے ذرا سوچا، پھر اس سے کہا مگر تم کب آئیں اور کیسے آئیں؟ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے دکھائی۔ مس میری نے ایک چابی مجھے بھی دے رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکی، پھر اپنے سوالوں کو دہراتے ہوئے بولی، مگر آپ چیخے کیوں تھے؟ وہ چیخ کی آواز آپ کی ہی تھی نا؟ ہاں وہ میری چیخ تھی۔ وہ پھر بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ بیڈ پر ایک لاش سوئی ہوئی ہے۔ اسے ہنسی آ گئی اور پھر اس کی ہنسی کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ لاش، اور وہ بھی سوئی ہوئی۔ لاش جاگی ہوئی کب ہوتی ہے؟ لیکن جاگی ہوئی یا سوئی ہوئی، یہاں کوئی لاش کیوں ہوگی؟ اس کا اس گھر میں کیا کام؟ ذرا چلیے تو میں بھی تو دیکھوں کہ وہ سوئی ہوئی لاش کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اور پھر میں اس کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بستر پر کوئی لاش نہ تھی، نہ اس پر پڑی چادر کا کہیں نام و نشان تھا۔ حد یہ کہ بستر پر کوئی شکن بھی موجود نہیں تھی۔ باورچن نے میری طرف غور سے دیکھا۔ مسٹر امجد، آپ نے وہ سوئی ہوئی لاش جاگتے ہوئے دیکھی تھی یا آپ خود اس وقت سو رہے تھے؟ ارے بھائی، مگر اس کے بعد میں نے جو کچھ کہا اسے سننے کے لیے وہ وہاں مزید نہیں ٹھہری تھی۔ میں چولہے پر ہانڈی چڑھا کر آئی ہوں، وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف تیز قدموں سے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ شکنوں سے پاک بستر گویا مجھ پر ہنس رہا تھا۔ آخر یہ کیا ظلم تھا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ جو کچھ میں نے دیکھا، انہی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر وہ لاش کیسی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں غائب ہو گئی۔ ذرا دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا آج کا تازہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ سر جی کھانا لگا دوں؟ اخبار سے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو سامنے سراپا سوال بنی باورچن کھڑی تھی۔ میں نے دیوار پر آویزہ گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہہ دیا، ٹھیک ہے لگا دو کھانا۔ ذرا دیر بعد میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کئی قسم کی ڈشیں تھیں مگر سب میری پسند کی اور وہ سادہ قسم کی تھی۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ اس باورچن کا تو جواب نہیں۔ کھانا بھی اس نے بڑا اچھا بنایا تھا اور حیرت کی بات ہے کہ اسے میرے موڈ مزاج کا بھی پتا تھا۔ جب وہ جھوٹے برتن سمیٹنے آئی تو میں نے اس سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ روزی، اس نے کہا۔
یہ میرا پیار کا نام ہے، ویسے اصل نام روزینہ ہے۔ کیا تم انگریز نہیں ہو، ایشیائی ہو؟ ہوں بھی اور نہیں بھی، وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ انگریز اس طرح ہوں کہ میں یہیں برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی، میری ماں انگریز تھی اور جو تھوڑی سی ایشیائی بھی ہوں۔ وہ اس طرح کہ میرا باپ ہندوستانی تھا، اس کا نام سلطان تھا۔ اس نے یہاں انگلستان میں میری انگریز ماں سے شادی کر لی تھی۔ کئی دن تک حالات بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ میں صبح دفتر چلا جاتا اور شام کو گھر آتا تو نہ صرف صبح و شام مجھے گھر کا پکا پکایا ناشتہ اور کھانا ملتا، بلکہ میرے کپڑے بھی دھلے دھلائے اور استری کیے ہوئے موجود ہوتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں بھی مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ارے بھائی روزی، میں نے ایک دن باورچن سے کہا، تم گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ کھانا بھی پکاتی ہو؟ تم نے یہ تو نہیں بتایا، اتنے کاموں کے لیے کیا تمہیں تنخواہ دینی پڑے گی؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، روزی بولی۔ میں مسز جولیا کی مستقل ملازمہ ہوں، یہیں رہتی ہوں، گھر کی نگرانی بھی کرتی ہوں۔ آپ کے لیے مس میری نے چند کام کا اضافہ کر دیا ہے، اس کا کچھ معاوضہ اگر وہ دیں گی تو لے لوں گی، ورنہ مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ ان اضافی کاموں کا معاوضہ تم مجھ سے لے لیا کرو۔ تمہارے حساب سے کیا ہوگا، کتنا ہوگا؟ کیوں میری ملازمت کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ اس نے عجیب طرح سے کہا۔ وہ دونوں چچی بھتیجی عجیب موڈ مزاج کی ہیں، ان کے حکم کے خلاف ذرا بھی کام کروں گی تو مجھے کان سے پکڑ کر نکال دیں گی۔ پھر مجھے اتنا اچھا اور آرام دہ مکان کہاں ملے گا؟ اور پھر میں نے اس بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کی۔ البتہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں کبھی کبھی تو عزیز رشتہ دار بھی کام نہیں آتے اور کبھی غیر بھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس دیار غیر میں اس قدر اچھا مکان اور مالک مکان دیا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی گنگنا رہا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، نزدیک و دور کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اٹھ کر اندازہ لگایا تو آواز کمرے کے باہر سے آتی محسوس ہوئی۔ باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں بھی کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ دوسرے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب میں اندر جھانکا تو جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ بستر پر اسی طرح چادر تانے کوئی لمبا لمبا لیٹا ہوا تھا جس طرح پہلے روز ایک لاش نظر آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا، اس کی مدھم روشنی میں بے حس و حرکت لاش کو میں ایک ٹیک دیکھے جا رہا تھا۔ میرے یہاں آتے ہی گنگناہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں جب کچھ نہیں آیا تو میں نے اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھایا، آواز آئی، مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں سوئی ہوئی لاش نہیں، جاگتی ہوئی لاش ہوں، میرے قریب آؤ۔ آواز نسوانی تھی، شاید آج کوئی زنانہ لاش ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا، اگر یہ لاش ہے تو پھر بول کیسے رہی ہے؟ گھبراہٹ میں کھوپڑی سے اس قدر آؤٹ ہو گیا۔ پھر مجھے اس سوئی ہوئی لاش کے حوالے پر یاد آیا، کہیں یہ روزی کی بچی تو نہیں؟ اب مجھے اس کی آواز پر لگا جیسے کسی قدر شناسا آواز ہے۔ اب دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ جاگتی ہوئی لاش سے بھی کہیں کوئی ڈرتا ہے؟ کیسے مرد ہو؟ میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف بڑھا، مگر لاش کے منہ کی بجائے اس کے پیروں کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دیدار نہیں کرو گے؟ مجھے دیکھو گے نہیں؟ میری چادر اٹھاؤ۔ میں بدستور گمسم کھڑا رہا، اس کے اوپر پڑی چادر ہٹانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈرپوک آدمی، چادر ہٹائے بغیر بھی اٹھ کر میں تمہارا گلا دبا سکتی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر اس نے قدرے سختی سے کہا، چادر اٹھاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر پیروں کے پاس سے چادر کھینچی تو جاگتی ہوئی لاش پر نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، ساتھ ہی بڑے زور سے غصہ بھی آیا تھا۔ میری کی بچی! میں بڑے غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، یہ کیا حرکت ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے مجھے گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اس وقت اس عالم میں تھی کہ اس سے مزید کچھ شکوہ شکایت، تنبیہ، سرزنش یا غصے کے اظہار کا وقت نہ تھا، نہ پوزیشن۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں کہاں کھوئے رہے۔ جب ہوش و ہوا سے بیگانگی کی کیفیت ختم ہوئی، جب ہم دونوں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹے تو میں نے کہا، تم کب آئیں؟ اور اس حال میں؟ مردے کی طرح سونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ذرا دیر پہلے آئی تھی، اور اس حال میں کا جواب یہ ہے کہ مردہ اسی حال میں ہوتا ہے، وہ سوٹ بوٹ میں کب ملبوس ہوتا ہے؟ کم از کم تمہارے مردے تو اسی طرح چادر میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ اور مردے کی طرح سونے کے بارے میں یہ عرض کروں گی کہ میں مردے کی طرح سوئی کہاں تھی، مردے کی طرح جاگ رہی تھی۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ مردے کا کیا چکر ہے؟ تم نے یہاں مردہ کہاں سے دیکھ لیا؟ غالباً روزی نے پہلے دن کا واقعہ اسے بتایا ہوگا۔ جبھی وہ سوئی ہوئی لاش کے حوالے سے میرا مذاق اڑا رہی تھی، میں نے اسے سنجیدگی سے بتایا، میں نے حقیقتاً یہاں اس بستر پر ایک مردے کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں،
अगर वो लाश थी तो फिर गई कहाँ? इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? ए मिस्टर, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब सोते वक्त देखा जाता है, कुछ लोग जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। बकौल रोजी कि वो यहाँ कुल वक्ती मुलाजमत करती थी, लेकिन मुझे इस बात के मुतालिक इल्म नहीं था कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कब आती है, कब जाती है। मैंने मैरी से कहा, ये तुमने मेरे खाने पकाने के लिए मुलाजिम का बंदोबस्त क्यों किया? उसने तो शायद तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया था, मैं तुमसे जवाब सुनना चाहता हूँ। अरे भाई, वो अपने लिए पकाती है तो तुम्हारे लिए भी पका देती है, बस इतनी सी बात है। एक तरह से वो भी एशियाई है, उसका बाप हिंदुस्तानी था, उसकी माँ ने उसके लिए हिंदुस्तानी पकाना सीख लिए थे। माँ से बेटी ने यह हुनर सीख लिया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के खाने मिल जाते हैं। जब उस अपार्टमेंट में रिहाइश का 1 महीना मुकम्मल हो गया तो एक दिन मैंने मिस मैरी से पूछा, बताओ मैं फूडिंग और लॉजिंग के लिए क्या पेमेंट करूं? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, वो तो मैं वसूल कर चुकी हूं और इसी तरह वसूल करती रहूंगी। ये क्या बात हुई? मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, मगर बज़ाहिर मेरे लहजे में इससे मुख्तलिफ तासुर था। उसने मुझे मनाने के अंदाज में कहा, अरे भाई, किस्सा यह है कि आंटी को जिस तरह के किराएदार की तलाश थी, तुम उनकी तवक्को से बढ़कर शरीफ, अच्छे और साफ सुथरे साबित हुए हो। रोजी की जुबानी तुम्हारे औसाफ सुनकर उन्होंने मुझसे कहा था, उस लड़के से तुम कोई किराया वसूल मत करना। मुझे किराए की नहीं, ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मेरे घर और उसके सामान को अपना घर और सामान समझकर एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। ऐसा शख्स मुझे मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। मगर ये तो बहुत ज़्यादती होगी मेरे साथ, कुछ तो लेना चाहिए। वो फिर मुस्कुराई, वो तो मैं ले रही हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी कि एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट, एक सलीका शियार मुलाजमा मिल गई, पका पकाया खाना मिलने लगा, दीगर कामकाज से भी निजात मिल गई और अपनी जेब से भी एक पैनी खर्च नहीं करना पड़ी। मेरे शबो रोज़ बड़े अच्छे, बड़े पुरसुकून और आराम से गुजर रहे थे कि एक दिन मैंने अपार्टमेंट के छोटे से स्टोर को किसी काम से खोला तो मुझे वहाँ दीगर गैर ज़रूरी चीज़ों के अलावा एक बड़ा सा संदूक भी नजर आया। बस यूं ही महज ये जानने के लिए कि इस संदूक को यहाँ क्यों रखा गया है, इसमें क्या चीज़ रखी गई है, मैंने संदूक का ढक्कन खोला तो दहल कर रह गया। उसके अंदर एक जवान औरत की लाश थी, जिसके सीने में दस्ते तक पैवस्त एक खंजर नजर आ रहा था। दस्ता मखसूस अंदाज का था, यूं लगता था जैसे किसी हाथ का पंजा हो, किसी ने खंजर को मजबूती से पकड़ रखा हो। मैंने फौरन ही संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और हाँफता कांपता हुआ स्टोर रूम से बाहर आ गया और जिस काम से गया था वो भी भूल गया और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा, आखिर ये क्या इसरार है? उस संदूक में किसकी लाश है? लाश तो किसी जवान खातून की लग रही थी, लगता था किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश संदूक में बंद कर दी है। लाश को देखकर तो पता चलता है जैसे बिल्कुल तरोताज़ा हो, कपड़ों पर खून के धब्बे भी पुराने महसूस नहीं हो रहे। ये कत्ल कब हुआ? किसने किया? कैसे किया? अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को लाश की भनक मिल गई तो पुलिस मुझे को कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेगी और कहेगी कि तुमने ही कत्ल करके उसे संदूक में छुपा दिया है। मेरा जहन रोजी की तरफ भी गया कि कहीं उस औरत ने तो किसी को कत्ल करके लाश नहीं छुपाई। मगर वो जिस कदर पुरसुकून और मुतमईन रहती थी और नजर आती थी, उससे तो उसके कातिल होने का तसव्वुर करना भी गुनाह होगा। डर के मारे मैंने रोजी से भी उस लाश के बारे में कुछ नहीं पूछा। मुझे पहले दिन यहाँ बेडरूम नंबर 2 में भी तो एक लाश नजर आई थी, मगर रोजी के वहां पहुंचते ही उसका नामो निशान भी नहीं था। ये और ऐसी ही बातें मुसलसल कई दिनों तक सोचने के बाद एक रात डरते डरते स्टोर रूम खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर संदूक का ढक्कन जरा सा उठाया और अंदर झांका तो अगले लम्हे मजीद ऊपर ढक्कन उठाने का हौसला हुआ। संदूक तो वही था मगर उसमें लाश मौजूद नहीं थी। कुछ पुराने कपड़े, कुछ दीगर गैर जरूरी चीजें, बच्चों के कुछ पुराने खिलौने जिनमें गुड़िया भी थी। ऐसी गुड़िया जिसके सीने पर नन्हा सा खंजर दस्ते तक पैवस्त था और गुड़िया के कपड़े खून से सुर्ख हो रहे थे। तो क्या उस रोज मैंने इस गुड़िया को लाश के रूप में देखा था, या वो लाश आज गुड़िया की शक्ल में नजर आ रही है? फिर मैंने न जाने क्या सोचकर गुड़िया को छुआ तो मेरी उंगली पर खून की चिपचिपाहट महसूस हुई, जबकि उसे हाथ लगाते ही गुड़िया ने पट से आंखें खोलकर मुझे देखा था और मैंने घबराकर संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद धड़कते हुए दिल के साथ अपने कमरे में आकर सोचने लगा, ये क्या तिलिस्म है? अपनी उंगली देखी, उस पर खून की ना सिर्फ सुर्खी थी बल्कि चिपचिपाहट भी मौजूद थी। और फिर गुड़िया का आंखें खोलकर मुझे घूरना कि ये बातें हैरान कुन नहीं हैं। अगली सुबह मैंने नाश्ता करते हुए मिस रोजी से पूछा, तुम्हारी मालकिन मिसिस जूलिया अपना इतना शानदार घर छोड़कर किसी दूसरे मकान में क्यों रहती हैं? वो अपने मकान में क्यों नहीं रहती?
मैं क्या जानूं? उसने सादा सा जवाब दिया। नौकर का मालिक से इस तरह का सवाल करना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए मैंने ऐसी कोई बात कभी उनसे नहीं पूछी। एक दिन मिस मैरी से भी मैंने यही सवाल किया तो वो बोली, इस घर से उनकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, कुछ शदीद जहनी और कल्बी यादें जो यहाँ रहने की सूरत में शायद उन्हें पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने नहीं देती, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाइश बदल दी। कितने अरसे से वो इस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर नहीं है। बस ये समझो अंकल के इंतकाल के बाद ही उन्होंने ये अपार्टमेंट छोड़ दिया था। फिर ज़रा रुक रुक कर एकदम बोली, तुमने क्या बेमज़ा और गैर ज़रूरी बातें शुरू कर दी? और उसके बाद वो अपने ख्याल के मुताबिक ज़रूरी बात और मुलाकात में मसरूफ़ हो गई। मुझे इस बात का इतराफ़ है कि लंदन आकर अगरचे मैंने यहाँ की दीगर बहुत सी लगवियात और बेहुदा बातें इख्तियार नहीं की थीं, मगर इस मामले में मेरा दामन पाक नहीं था। जिस्मानी तकाज़े पूरे करने के मौक़े अगर आसानी से मिल जाते तो मैं इज्तनाब नहीं करता था। एक दिन मैंने मैरी से कहा, मेरे लिए किसी और अपार्टमेंट का बंदोबस्त करो। क्यों? उसने निहायत हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, यहाँ न जाने क्यों मेरा दिल नहीं लगता। बल्कि वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ी, इससे अच्छा कहीं भी कोई अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें सब कुछ हासिल है, फिर तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगता? मुझे यहाँ कभी कभी बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? किससे डर लगता है? डरने की आखिर बात क्या है? वो जो यहाँ आने के पहले दिन मैंने रूम में बेड पर लाश देखी थी, शायद उसी का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गया था। मेरा ख्याल है तुम सोते में भी और जागते में भी डरावने सपने देखते रहते हो। वो फिर ज़रा रुक कर बोली, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी मौजूदा मुलाजमत छोड़ दो। क्यों? इसका मेरी मुलाजमत से क्या ताल्लुक? चूंकि तुम एक हॉरर मैगजीन में मुलाजमत करते हो, इसलिए तुम्हारे जहन पर डरावनी कहानियों का असर तारी रहता है। शायद तुम्हें जिन, भूत और वैम्पायर किस्म की चीज़ें सोते जागते नजर आती हैं। हकीकतन मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ना भी नहीं चाहता था। ये हकीकत है कि यहाँ मेरे मज़े ही मज़े थे। जेब से कुछ खर्च किए बगैर इतनी ठाठदार ज़िंदगी बसर कर रहा था, मगर यहाँ कभी कभी जो डरावने मनाजिर नज़र आते थे उनसे ऐशो इशरत का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता था। और मैं सोचने लगता था कि किसी रात इस मनाजिर को देखकर मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक दिन दूसरे बेडरूम के बिस्तर में मुझे खून ही खून नजर आया था, जैसे यहाँ किसी का कत्ल हो गया हो। खून बिल्कुल ताज़ा था। मैं घबराकर दूसरे कमरे में भागा था। फिर ज़रा देर बाद उस कमरे में जाकर देखा तो दंग रह गया। पलंग पर सफ़ेद बेदाग चादर पहले की तरह नजर आ रही थी। कमरे में जाकर देखा तो वहाँ किसी के आने जाने का कोई पता नहीं या कोई निशान नजर नहीं आता था। मैं सोचने लगा, क्या मैं वाकई जागते में भी ख्वाब देखता हूँ? अचानक मेरी निगाह कमरे की अलमारी की तरफ गई, जिसका एक पट ज़रा सा खुला नजर आया। फिर मैंने सोचा कि उसे बिल्कुल बंद कर दूं, तो उस पट को ज़रा सा और खोलकर सही तरीके से बंद करने की कोशिश की तो पट मजीद खुलते ही उसके अंदर से कोई कपड़ा बाहर आ गया। अब जो मेरी निगाह उस पर पड़ी तो ये एक खून आलू चादर थी। मैंने घबराकर पट का हैंडल छोड़ दिया तो पूरी चादर नीचे फर्श पर आ गिरी। साफ पता चल रहा था कि ये वही खून आलू चादर है जो अभी ज़रा देर पहले मैंने बिस्तर पर देखी थी। मैं वहाँ मजीद नहीं रुका। घबराहट में सीधा किचन में चला गया। शायद मैं वहाँ इसलिए गया था कि रोजी से पूछूं कि तुमने पलंग से खून आलू चादर उठाकर अलमारी में नहीं रखी है, मगर रोजी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने दीगर जगहों पर भी उसे तलाश किया, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई। शायद वो घर से कहीं बाहर गई हुई थी। वो कब जाती थी, कब आती थी, मुझे इसका कुछ पता नहीं चलता था। वो कहीं नहीं मिली तो मैं एक बार फिर उस कमरे में पहुंच गया जिसकी एक अलमारी से खून आलूद चादर नीचे फर्श पर गिरी थी। मगर उस वक्त तो फर्श पर ऐसी कोई चादर मौजूद नहीं थी। मैंने अलमारी खोलकर देखा, वहां दूसरे कपड़े बदस्तूर मौजूद थे, लेकिन चादर का कोई नामो निशान नहीं था। न ही कपड़े पर खून का कोई दाग धब्बा था जिसे पता चलता था कि यहाँ कोई खून आलूद कपड़ा रखा गया था। मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अगरचे मेरी निगाहें अखबार पर थीं, मगर दिलो दिमाग कहीं और थे। थोड़ी देर बाद रोजी चाय लेकर आई। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? उसने जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर दिया, क्यों, मुझसे कोई काम था क्या? हाँ भाई, तभी तो तुम्हें तलाश कर रहा था। बताइए, क्या काम था? मैं सोच में पड़ गया, बताऊं या ना बताऊं, और फिर यही फैसला किया कि अब बताने का क्या फ़ायदा। इसलिए महज ये कह दिया कि जो काम था वो तो अब हो गया, तुम बस चाय ले आओ। वो मुस्कुराई, फिर बोली, वो मैं ज़रा कुछ चीज़ें लेने बाहर चली गई थी। मुझे अब रोजी से भी एक अनजाना सा खौफ आने लगा था। ये भी उसी अपार्टमेंट की पूरी सरारियत का एक हिस्सा थी। अगले रोज़ मैं घर आया तो मेरे साथ एक खूबसूरत सा कुत्ता भी था। कुत्ता जितना खूबसूरत था उतना ही शरीफ और अच्छा भी था। मैं जिस दुकान से उसे ख़रीद कर लाया था वहाँ से मेरे साथ बड़ी मोहब्बत और शराफत से आया।
मगर यहाँ इस अपार्टमेंट में आकर उसका मूड मिजाज जैसे बहुत खराब हो गया। घबरा घबरा कर इधर उधर देखता, कभी वहशतज़दा होकर भौंकने लगता, कभी खौफजदा होकर मेरे पास आकर दुबक जाता। मैं जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा तो रोजी ने कहा, मिस्टर अमजद, आप ये कुत्ता यहाँ क्यों लाए? मैंने शरारतन उसी का अंदाज इख्तियार किया, यानी जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया, ये कुत्ता कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है ना? शायद मालकन को ये बात पसंद ना आए। कौन सी बात? यही कुत्ते की बात। ये कुत्ता इस घर को गंदा करेगा। और मालकिन, अजीब अंग्रेज हो तुम लोग। मैंने हैरानगी का इजहार किया। कुत्ता तो अंग्रेजों का पसंदीदा पालतू होता है, मगर तुम्हारी मालकिन? फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद कहा, अगर इस कुत्ते ने यहाँ कोई गंदगी फैलाई तो मैं इसे वापस कराऊंगा। खाना खाने के बाद मैं कुत्ते को साथ लेकर अपार्टमेंट में इधर उधर चहलकदमी करने लगा तो वो बाज़ जगह आगे जाने से गुरेज करता और उधर मुँह करके भौंकना शुरू कर देता। उसकी हरकतों से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि यह घर आसेबज़दा है। ऐसी जगह जहाँ कुछ नज़र न आने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं, कुत्तों को उसका एहसास हो जाता है। रात को मैंने कुत्ते को अपने कमरे में ही रखा था। थोड़ी देर बाद शायद हम दोनों सो गए थे। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कितनी देर तक सोता रहा। अचानक कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंका था। मेरी आंख उसकी आवाज़ से खुली थी तो देखा वो फर्श की बजाय मेरे बिस्तर पर मेरे पास दुबका हुआ है। क्या बात है? किससे डर रहे हो? क्या देखा तुमने? कहते हुए मैं उस पर प्यार भरा हाथ फेरने लगा, मगर वो बेचारा मुझे क्या जवाब देता। मैं उसे इसी तरह प्यार करते हुए सो गया। शायद वो भी सो गया होगा। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो कुत्ता मेरे पहलू में नहीं था। मैंने आंखें खोलकर फर्श की तरफ देखा कि शायद मेरे सोने के बाद वो अपनी मखसूस जगह पर तो नहीं चला गया। उधर नज़र पड़ते ही मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरा प्यारा कुत्ता फर्श पर मौजूद तो था, मगर इस हाल में कि उसके पेट में एक खंजर दस्ते तक पेवस्त था और उसके इर्द गिर्द खून ही खून फैला हुआ था। और उस खंजर को मैं उसके मखसूस दस्ते की वजह से दूर से देखकर ही पहचान गया था। ये वही खंजर था जो स्टोर रूम के अंदर रखे हुए संदूक में नजर आने वाली लाश के सीने में पेवस्त था। मुझे पहले तो खौफ से एक झुरझुरी सी आ गई, फिर गुस्से से मेरा पारा चढ़ गया। मैं बिस्तर से उठकर तेज तेज कदम चलता हुआ किचन की तरफ गया। मेरा ख्याल था कि यह हरकत रोजी की ही हो सकती है, मगर वो तो मौजूद ही नहीं थी। फिर मैंने दीगर कमरों में भी उसे तलाश किया, मगर वो कहीं भी नहीं थी। मैं वापस कमरे की तरफ आता हुआ सोच रहा था, आज मैं इस रोजी की बच्ची को सख्ती के साथ कह दूंगा कि तुम अपनी ये पुरस्रार आमदोरफ्त का सिलसिला बंद करो। कहीं जाने से पहले या आने के फौरन बाद मुझे इत्तला कर दिया करो। अपने कमरे में पहुंचा तो एक बार फिर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कमरे के फर्श पर न कुत्ता मौजूद था, न फर्श पर लहू का कोई दाग धब्बा। नाश्ता करते वक्त मैं सोच रहा था रोजी से किस तरह कुत्ते के बारे में बात शुरू करूं कि वही बोल पड़ी, आपने अपने प्यारे कुत्ते के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि वो कब सोकर उठते हैं, नाश्ते में और दिन के खाने में क्या लेना पसंद करते हैं। मैंने ज़रा तवक्कुफ के बाद बड़ी संजीदगी से कहा, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। शायद उसे अपने पुराने मालिक की याद सताती होगी। रोजी बोली, और वो चुपके से भाग गया होगा। मैं दफ्तर में गुमसुम बैठा था। मेरे सामने काम का अंबार लगा हुआ था, मगर मैं शहरज़ादा सा खामोश बैठा था। ज़रा देर बाद मिस्टर जोडी ग्रांट ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। क्या बात है मिस्टर अमजद, आप बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई मसला है तो बताएं। उन्होंने मुझे अपने करीब देखकर पूछा। मैं सोचने लगा, बॉस को बताऊं या बात गोल कर जाऊं। मुझे सोचता हुआ देखकर मिस्टर जोडी बोले, शायद कोई बहुत गंभीर मसला मालूम होता है, आप बिला खौफ मुझे बताएं। अगर पोशीदा रखने वाली बात होगी तो मुश्तक ही रहेगी, चलें बताएं। उनके इस हमदर्दाना रवैये से मुतासिर होकर मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। वो कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहे, फिर बोले, ये मिस मैरी कौन है जिसके कहने पर आपने वो अपार्टमेंट हासिल किया है? मुझे कुछ पता नहीं, उससे बस यूं ही चलते फिरते मुलाकात हो गई थी और फिर उससे दोस्ती हो गई। चंद लम्हों तक वो फिर गौर व फिक्र करते रहे, फिर बोले, ये बातें ना सिर्फ पुरस्रार हैं बल्कि इनसे खतरात भी मुतवक्के हैं। और फिर वो किसी का नंबर डायल करते हुए बोले, तुम्हारे लिए एक दिलचस्प केस है, मैं अपने एक स्टाफ मेंबर मिस्टर अमजद को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अगर इनका मसला हल कर सको तो इनके साथ मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। मिस्टर जोडी का मतलूबा कार्ड और पता लेकर मुतल्लिका जगह पहुँचा तो जिन शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई वो एक ज़ईफ़ खातून थी। हमारे यहाँ जिस तरह पीर फ़कीर किस्म के लोग झाड़ फूंक का काम करते हैं, उसी तरह ये मोहतरमा भी पुरस्रार केस डील किया करती थी। मेरी सारी बातें उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ सुनी। कुछ देर तक खामोशी के साथ मुझे घूरती रहीं, फिर बोली, ये तुम किस चक्कर में फंस गए? जी मैं कुछ समझा नहीं। ये अजनबी लड़कियों से मुलाकात, दोस्ती,
और फिर उनके मशवरों और कहने पर चलना। ये भी नहीं सोचा ये मिस मैरी कौन है, क्यों अपना अपार्टमेंट आपको दे रही है और फिर उसका किराया तक वसूल नहीं करती है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैंने महसूस किया खातून ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फिर बोली, मगर ये वसूलियाबी तो एक और बड़ा एहसान है। तुमने इस बारे में गौर नहीं किया कि उसकी इन इनायत की बारिश तुम पर क्यों बरस रही है? अब मैं इनको क्या जवाब देता कि उन हालात में सोचने समझने और गौर व फिक्र करने का मौका कब मिलता है। इनसे बस इतना ही कहा, जी हाँ, इब्तिदा में मुझे सोचना चाहिए था, और सोचा भी तो उस वक्त जब बुरी तरह दलदल में फंस गए हो। तुमने अपनी हालत पर भी गौर नहीं किया कि क्या हो गए हो। मैंने अपने ऊपर एक सरसरी निगाह डालकर कहा, जी मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भला चंगा हूँ। अरे खाक भले चंगे हो, तुम्हें तो उस डाइन ने निचोड़ लिया है। डाइन? ये आप क्या कह रही हैं? वो तो हमारी आपकी तरह इंसान हैं। खून चूसने वालियों को डाइन ही कहा जाता है, चाहे वो दांतों से खून निचोड़ें या अपने जिस्मों के जरिए। तुम बुरी तरह बदरूहों के चक्कर में फंस गए हो। मैं हैरान और खोई खोई नजरों से उन्हें घूरने लगा। तो क्या मैं वाकई बदरूहों के जाल में फंस गया हूँ? मैंने दिल ही दिल में कहा, मैंने वहां 2 लाशें तो देखी थी और कुछ पुरस्रार वाकयात भी सामने आए थे, मगर मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया था, और करता भी कैसे। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं बदरूहों के दरमियान रह रहा हूँ। बेहतरीन तरीके पर मेरा लॉजिंग और फूडिंग का मसला हल होने पर मैं वहाँ रहने पर मजबूर हो गया था। इसलिए जो कुछ मैं वहाँ देख रहा था और महसूस कर रहा था, उन पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं कर रहा था। मुझे सोचता देखकर मोहतरमा बोली, अब तुम क्या चाहते हो? अगर वो बदरूहों का मस्कन है और ख़तरनाक जगह है तो मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ। अगर का क्या सवाल है मेरे अजीज़, वो 100% भूत का घर है, और भूत जिंदा लोगों को भी अपने जैसा भूत बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? ज़रा देर तक उन्होंने कुछ सोचा, फिर बोली, मिस्टर अमजद, तुमको फ़िलहाल तो 2-4 दिन वहाँ रहना ही पड़ेगा। और 2-4 दिन और? मैंने उसकी बात काटी, उसकी आगाही के बावजूद कि वो भूत घर है। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से मजीद कुछ कहने से रोका, फिर कहा, 2-4 दिन तुम्हारा वहाँ रहना बहरहाल ज़रूरी है। उस दौरान तुम्हारे ज़रिए मुझे वहाँ के कवाइफ मालूम होंगे और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकूंगी। मगर ओहो, घबराते क्यों हो? तुमको वहाँ इस दौरान कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह तुम पहले रहते थे रहोगे, बस तुमको पहले की तरह अपने आप को नॉर्मल रखना होगा। इतना कहकर वो खामोश हो गई। कुछ सोचती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें टाइप इन की तरह एक नन्हा सा पिन दूंगी जिसे तुम अपनी कमीज के कॉलर या बटनों की जगह लगाए रखोगे। फिर एक छोटा सा पिन निकालकर अपने हाथों से बटनों की जगह लगा दिया। ये क्या चीज़ है? बस ये समझो कि ये एक तिलिस्मी नन्ना मुन्ना कैमरा है जो मुझे वहाँ के हालात और कवाइफ बताता रहेगा। मुझे जब इसके ज़रिए सारी ज़रूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी तो मैं तुमको फ़ोन करके बुला लूँगी। वो जो कहते हैं ना कि आगाही एक अजाब है, तो गलत नहीं कहते हैं। जब तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसी भूत घर में रह रहा हूँ, वहाँ कुछ बातों से खौफजदा होने के बावजूद मज़े से मैं रह रहा था। मगर अब मुझे कदम कदम पर यह महसूस होता था कि मेरे इर्द गिर्द भूत ही भूत मौजूद हैं। जो नज़र आते हैं वो भी और जो नज़र नहीं आते वो भी। लेकिन मुझे मादाम मौजा के हुक्म के मुताबिक यहाँ बहरहाल नॉर्मल रहना था। इस दौरान मैंने एक काम बड़ी खामोशी से किया कि अपने कुछ ज़रूरी और अहम कागजात और दस्तावेज़ात ले जाकर दफ्तर में रख दी। हाँ, एक बात और मैंने इन चंद दिनों में महसूस किया। अब मुझे अक्सर ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई साया मेरे करीब से गुजर गया हो। रोज़ी के सिलसिले में भी मुझे ऐसा ही लगता था कि उसकी शख्सियत भी मखदूश है। वो जब भी मेरे पास से 2-4 कदम आगे जाती तो लगता जैसे वो हवाओं में तहलील हो गई हो। अब मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि जब वो मौजूद नहीं होती थी तब भी यकीनन साई की सूरत में मौजूद होती होगी। इन 4 दिनों में एक दिन मिस मैरी भी वारिद हुई थी और वो मुझे अपने साथ निशात व इम्बसात की वादियों में ले जाने की कोशिश करने लगी थी। मगर मैंने आज इज्तनाब करते हुए कहा, नहीं, आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज तो मुझ में बिल्कुल भी जान महसूस नहीं हो रही है। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अरे अभी तो तुम में बहुत जान है, और वो जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात होती है उस पर गामजन हो गई, और कोशिश के बावजूद मैं उसके जिस्म के जाल से महफूज न रह सका। बाद में मादाम सूजा ने कहा, यह अच्छा ही हुआ, इसका बायोडेटा हासिल करने में मुझे बड़ी सहूलत हासिल हो गई। मैंने उनकी बात कुछ ना समझते हुए कहा, आखिर ये मैरी है कौन? अगर वो भी भूत है तो उसका जिस्मानी जाल कैसा है? मादाम ने एक लंबी सांस ली। मेरे इस तिलिस्मी कैमरे ने वहाँ के सारे कवाइफ से मुझे आगाह कर दिया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुकम्मल तबाही से पहले मेरे पास चले आए। अगर वो 31 दिन का कोर्स तुमसे पूरा कर लेती
तो तुम मिस्टर अमजद पाकिस्तानी नहीं रहते, तुम भी उनकी तरह एक बदरूह और शैतानी असर के तहत भूत बन जाते। मैं कुछ समझा नहीं। ये 31 दिनों के कोर्स से आपकी क्या मुराद है? मादाम सूजा चंद लम्हों तक खामोश रही। ये बड़ा शैतानी चक्कर है। तुमने वहां उस भूत घर में एक मर्द की लाश और फिर संदूक के अंदर एक जवान औरत की लाश देखी थी, जिसके सीने में दस्ते तक एक खंजर पेवस्त था। जी हाँ, देखी थी। ये मर्द जूलिया का शौहर था और औरत उसकी महबूबा थी, जिससे उसके ताल्लुकात थे। जिसका इल्म जूलिया को हो गया तो उसने दोनों को मार डाला। लेकिन इसके लिए विच डॉक्टर, जिसे तुम लोग शायद जादूगरनी कहते हो, की मदद हासिल की। इस तरह किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं हुई। मगर वो जो सियानों ने कहा है कि बुरों से पहले कभी भले की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। विच डॉक्टर ने भारी रकम लेकर जूलिया का काम तो कर दिया था, मगर उसकी नीयत में फतूर आ गया और उसने उसकी ज़ात से दूर रस फायदे उठाने के लिए उसे भी मार दिया और उसका जिस्म अपने पास महफूज कर लिया और उसकी बदरूह पर मेहनत करने लगी। किस्सा मुख्तसर ये कि जो मिस मैरी के रूप में तुम्हारे पास आती है, वो दरअसल जूलिया ही की बदरूह है। ये डाइन बनकर विच डॉक्टर के इशारे पर नौजवानों को अपना शिकार बनाती है, उनका खून चूसती है, उनसे इंसानी तवानाई हासिल करती है। विच डॉक्टर का ख्याल है कि 31 शिकार मुकम्मल होने के बाद जूलिया की बदरूह को दोबारा इंसानी जिस्म हासिल हो जाएगा, जिससे वो अपना वसीतर शैतानी कारोबार चला सकेगी। मैं ज़रा देर तक दम्बाखुद बैठा रहा, फिर उनसे पूछा कि आप मेरी चंद बातों की वजाहत फरमाकर मेरी उलझन दूर कर सकेंगी? हाँ, बताओ, क्या पूछना चाहते हो? ये जो बावरचंद रोजी है, ये कौन है? ये हकीकतन जूलिया के घर की ही मुलाजमा थी, जिसने जूलिया को 2 कत्ल करते देख लिया था, इसलिए जूलिया को उसे भी ख़त्म करना पड़ा। फिलहाल जो रोजी है वो भी रोजी की बदरूह है। उन 2 लाशों का नजर आना और फिर गायब हो जाना, ये क्या चक्कर है? जब तक जूलिया को मुकम्मल इंसानी जिस्म नहीं मिल जाता, विच डॉक्टर की मजबूरी है कि उन लाशों को वहां से नहीं हटा सकती और उस अपार्टमेंट को असली शक्ल सूरत में बरकरार रखते हुए उसे 31 जवानों के जरिए जूलिया को उससे वहीं मुकम्मल कराना उसकी मजबूरी है। अलबत्ता वो उन लाशों को नजर आने के बाद नज़रों से ओझल करवाने के लिए रोजी या जूलिया की बदरूहों से काम लेती रहती है। वो लाशें क्यों और किस तरह नजर आ जाती हैं? दरअसल उनकी बदरूहें चाहती हैं किसी तरह जूलिया का जुर्म जाहिर हो जाए, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी लाशों को मंजर आम पर लाने की कोशिश करती हैं। मगर विच डॉक्टर की ताबे रूहें फौरन उन्हें गायब कर देती हैं। ज़रा सोचकर मैंने उनसे पूछा, अब आप क्या करेंगी? बस आज की रात तुम उस छत के नीचे ना गुजारो। आज की रात में उस विच डॉक्टर के सारे तिलिस्म को तबाह कर दूंगी और ना वहाँ लाशें होंगी और ना ही वो बदरूह हैं।